इस तरह उसकी शिकस्त यकीनी होगी। चुनाचे बुरे हालात से बचने के लिए सादिक मोहम्मद अपने लश्कर को लेकर भक्कर की तरफ हट गया। सादिक मोहम्मद की इस नाकामी के बाद अकबर बड़ा बरहम हुआ और उसने अब हर सूरत में सिंध को अपनी ममलकत में शामिल करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ मिर्जा जानी को भी खदशा हो गया था कि मोहम्मद सादिक के पसपा होने के बाद अकबर जरूर इंतकामी कार्रवाई करेगा और सिंध पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। चुनाचे मिर्जा जानी बेग ने अपने चचाजाद भाई मिर्जा शाहरुख तरखान को बेशबहा और नफीस तहाइफ के साथ दरबारे अकबरी में भेजा और एक अर्जदाश्त भी रवाना की, जिसमें अकबर की खिदमत में हाजिर होने की तमन्ना बड़े अखलाक के साथ की थी। उसने अपने नामे में ये भी लिखा कि मैं आपका ताबे हूँ, बल्कि मेरे बाप दादा भी ज़माना कदीम से आपके मुती और फरमाबरदार रहे हैं। मैं अपने भाई शाहरुख को आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ और उम्मीद अल्ताफ़ करम रखता हूँ। लेकिन अकबर ने इस अर्जदाश्त को कतई नज़रअंदाज कर दिया। सिंध पर कब्जा करना अब उसकी जिद हो गया था। चुनाचे उसने मोहम्मद सादिक की पसपाई के बाद सिंध पर हमलावर होने के लिए अपने खाने खानान मिर्जा अब्दुल रहीम साम को मुकर्रर किया, जो माने हुए सालार और जंगजू बैरम खान का बेटा था। दूसरी तरफ मिर्जा जानी बेग को जब खबर हुई कि इस बार अकबर की तरफ से खाने खानान उस पर हमलावर होने के लिए कूच कर चुका है, तब वो फिक्रमंद हुआ और अपनी सल्तनत के सारे मुदब्बिरों और दानिशवरों को जमा किया कि इस सिलसिले में उनसे मशवरा करे। चुनाचे उसके सारे उमरा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उसे राय दी कि बादशाह की इताअत और फरमाबरदारी से रूगर्दानी किसी तरह मुनासिब नहीं। आक़िबत अंदेशी यही है कि इताअत कबूल कर ली जाए। दूसरी तरफ इस तजवीज़ को मिर्जा जानी बेग ने मानने से इनकार कर दिया और ये हकीकत भी है कि मिर्जा जानी बेग बड़ा शुजा दलेर इंसान था। चुनाचे अपनी शुजाअत और मर्दानगी के जौहरों की वजह से उसने अपने मुशीरों के इस मशवरे को कबूल नहीं किया और उन्हें मुखातिब करके कहा, शुजाअत, सखावत और बहादुरी के मुद्दाइयों को औरतों की तरह जिंदगी बसर करना शेवाए मर्दानगी नहीं, महज एक जुज़वी मुल्क की खातिर जो हमेशा किसी की मिल्क नहीं रहा, और ऐसे तन के लिए आसाइश ढूंढना जो हमेशा बाकी रहने वाला नहीं, बहुत बड़ी बुज़दिली है। मैं इस तौके बदनामी और लानत को अपने गले में डालना नहीं चाहता कि सिलसिला तरखान के फलां शख्स ने नामर्दी और बुज़दिली अख्तियार की। मुझे इस तरह तौके गुलामी गले में डालना अक्लमंदी से बईद नजर आता है, क्योंकि नतीजा वही होने वाला है जो खुदा की मर्जी है। मैं अपने बुजुर्गों के दामन पर, जिन्होंने बड़ी इज्जत और शान से जिंदगी बसर की, ये दागे बदनामी लगाना नहीं चाहता। अब मैं तुम लोगों में से उनको जो खौफ की वजह से अपनी और अपनी औलाद की जान को अजीज रखते हैं, खुशी से इजाजत देता हूं कि वो जहां जी चाहे चले जाएं। मिर्जा जानी बेग की इस गुफ्तगू पर उसके मुशीरों ने जवाब दिया कि हमारा कलील लश्कर ऐसे वसी मुल्क के बादशाह का मुकाबला नहीं कर सकता। वो खजाना जो आपके आबा व अजदाद ने जमा किया था, वो आज ही के दिन के लिए जमा किया था, जो आपने बेवक्त बेफायदा मसरफ में खर्च कर दिया। फिर हम कैसे इतने बड़े बादशाह के लश्कर से नबुर्द आज़मा हो सकते हैं? अपने मुशीरों के इस नए मशवरे के जवाब में मिर्जा जानी बेग ने कहा, बेशक तुम्हारा कहना सही है। ये वाकया है कि हफ्त इक़लीम के बादशाहों में किसी को इनसे मुकाबले की ताकत नहीं, लेकिन ये अम्र शुजाअत और मर्दानगी के खिलाफ है कि कोई शख्स अपना मुल्क दुश्मन के सपुर्द कर दे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। ऐसा ना हो कि लोग मुझे बुज़दिल और कम हिम्मत के नाम से याद करें और कहें कि इस खानदान में ये किस कदर बुज़दिल और नाखलफ वाक़े हुआ है कि अपने मोरूसी मुल्क को जान के खौफ से किस आसानी से दुश्मन की नज़र कर दिया। आखिर इस सारी बहसो तमहीज़ के बाद ये तय पाया कि अकबर के सिपा सालार खाने खानान का हर सूरत में मुकाबला किया जाएगा। दूसरी तरफ खाने खानान अपने लश्कर के साथ पहले भक्कर पहुंचा। चूंकि वो ज़माना गर्म हवाओं और तुग़यानी का था, इसलिए उसने अपने लश्कर समेत कुछ दिन भक्कर में क़याम किया। फिर वो सहवन की तरफ पेशकदमी कर रहा था। उसके आने की खबर पाते ही अहले सहवन क़लाबंद हो गए। सहवन के करीब पहुंचकर खाने खानान ने अपने उमरा की जमात से मशवरा किया कि हमें पहले मिर्जा जानी बेग की सरकूबी के लिए ठट्ठा जाना चाहिए या पहले सहवन की मुहिम को सर कर लेना चाहिए, फिर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। चुनाचे खाने खानान के उमरा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर जवाब दिया कि मुनासिब यह है कि चूंकि सहवन हमारे रास्ते में है, हमें पहले इसे फतह करना चाहिए, क्योंकि हमारा और लश्करियों का गुजर इधर ही से होगा। सहवन की मुहिम के बाद फिर हम इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे। इसी असना में खाने खानान को खबर पहुंची कि मिर्जा जानी बेग एक बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर लेकर ठट्ठा से उसके साथ जंग करने के इरादे से कूच कर चुका है। इस इत्तला के मिलते ही खाने खानान सहवन का मुहासरा छोड़कर जानी बेग की तरफ मुतवज्जे हुआ।
اس وقت تک جانی بیگ نصرپور کے قریب دمدموں کی صورت میں ایک قلعہ بنا کر وہاں محصور ہو گیا تھا۔ جب خانِ خانان نے اس کے اس پڑاؤ سے 6 کوس کے فاصلے پر پہنچ کر دیکھا کہ جانی بیگ دمدمہ نما قلعے کی اوٹ میں تھا، اس موقع پر جانی بیگ نے اپنے لشکر کا ایک حصہ خانِ خانان کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں کے لشکریوں کے کچھ حصوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ یہ ٹکراؤ 1 دن اور 1 رات مسلسل ہوتا رہا، جس میں مرزا جانی بیگ کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خانِ خانان کا لشکر فتح مند رہا۔ اس موقع پر خانِ خانان نے ایک بہترین جنگی چال چلی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ ادھر مرزا جانی بیگ اور قلعہ سہون کو محاصرے میں رکھے اور ادھر پورے سندھ میں جا کر اپنے لشکر کو متعین رکھے۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک سالار شاہ بیگ کو صوبہ نصرپور میں، خاص کر قلعہ شاہ گڑھ میں ابو القاسم کو متعین کیا۔ ایک اور لشکر کو، جس میں تجربے کار اور آزمودہ لشکری تھے، قلعہ نیرن پور میں مقرر کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر حصے میں اس کے لشکری متعین رہیں اور ضرورت کے وقت کام آئیں۔ مرزا جانی بیگ نے دیکھا کہ خانِ خانان کسی بھی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہا، لہذا اپنی کامیابی کا در کھولنے کے لیے اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی دشمن کا سر لے کر ہمارے حضور میں پیش ہوگا، اسے بطور انعام 500 کی رقم ادا کی جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی سندھ کے غربا نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور وہ دشمن کے سر لا لا کر پیش کرنے لگے اور انعام پانے لگے۔ چند ہفتے بعد مرزا جانی بیگ کے خزانچی نے اندازہ لگایا کہ اس طرح تو خزانہ بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ اس انعام کو آہستہ آہستہ کم کر کے رقم 50 کر دی گئی۔ لیکن پھر بھی بھوکے اور فلاکت زدہ لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ انعام حاصل کرتے، لیکن اس طرح مرزا جانی بیگ کے بہت سے لوگ مارے گئے، خزانہ خالی ہو گیا اور لوگوں کی حالت نہایت خراب ہو گئی۔ چنانچہ مرزا جانی بیگ نے محسوس کر لیا کہ اس سرد جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، اب بجز شدید جنگ کے کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے اس نے اپنے لشکر کو پھیلا دیا۔ چونکہ اس نے سنا تھا کہ خشکی کے راستے سے خانِ خانان کے لیے دارالخلافے سے خزانہ آتا ہے، اس لیے اس نے اپنے سالاروں میں سے ابو القاسم ولد شاہ قاسم ارغون کو ایک لشکر کے ساتھ متعین کیا کہ وہ جہاں بھی موقع پائے خانِ خانان کے آنے والے خزانے کو لوٹ لے۔ چنانچہ جب خانِ خانان کے لیے رقم اس راستے سے آئی تو ابو القاسم ان پر حملہ آور ہوا، چھاپا مارا اور اس سے خزانہ چھین لیا، لیکن اس ہنگامے میں ابو القاسم کے بہت سے لشکری کام آ گئے۔ صورتحال اب دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مرزا جانی بیگ کی مالی حالت تشویشناک حد تک پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خانِ خانان سے پوری طاقت و قوت سے ٹکرایا جائے اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ آخر جنگ کی ٹھان لینے کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ دونوں لشکریوں کی تعداد کافی تھی۔ خانِ خانان نے امتیاز کے لیے اپنی پگڑیوں میں تیر لگائے اور مرزا جانی بیگ کے لشکریوں نے اپنی پگڑیوں میں اپنی شناخت کی خاطر درختوں کی ٹہنیاں باندھ لی تھیں۔ اس کے بعد دونوں لشکریوں کے درمیان ہولناک جنگ شروع ہوئی۔ اس موقع پر مرزا جانی بیگ کی بدبختی کہ اس کے ہاتھیوں میں سے ایک مست ہاتھی جو آگے آگے تھا بھڑک گیا اور پلٹ کر اپنے ہی لشکریوں کو روندنا شروع کر دیا، جس سے ارد گرد کے لشکریوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دوسرے یہ کہ اس کے لشکر کے سامنے کے رخ سے سخت آندھی چلنے لگی، جس کی وجہ سے جانی بیگ کے لشکر میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر خانِ خانان نے جب تیز حملے کیے تو ان حملوں کے باعث مرزا جانی بیگ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ مرزا جانی بیگ کے لشکری اپنا سارا سامان چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجبوراً مرزا جانی بیگ وہاں سے ہٹا اور کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہوا، اور خانِ خانان کے لشکر نے میدان میں پہنچ کر مرزا جانی بیگ کے لشکر کے زخمیوں اور ان لوگوں کو جن میں ذرا سی بھی جان باقی تھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس شکست کے بعد مرزا جانی بیگ کشتی میں بیٹھ کر اندرکوٹ پہنچا اور فیصلہ کیا کہ وہ پھر اس جگہ اندرکوٹ پہنچ کر اپنے آپ کو محفوظ اور مضبوط کرے گا اور خانِ خانان کا مقابلہ کر کے ہر صورت میں اسے پسپا کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مرزا جانی بیگ نے اپنے ارد گرد قلعہ سا بنا لیا اور اپنے مخصوص لوگوں کو اس نے ارد گرد پھیلا دیا تاکہ مغلوں پر نگاہ رکھیں۔ لیکن مرزا جانی کی بدبختی ان لشکریوں میں سے کوئی بھی لوٹ کر نہ آیا۔ اکثر لشکری اپنی جان کے خوف سے اس طرح بھاگے تھے کہ ٹھٹھا کا راستہ جو وہاں سے 4 روز کا تھا انہوں نے 1 دن اور 1 رات میں طے کیا، اور ساتھیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے شکست کی خبر مرزا جانی بیگ کے باپ مرزا پابندہ بیگ اور مرزا جانی کے بیٹوں کو پہنچائی۔ دوسری طرف مرزا جانی بیگ کو شکست دینے کے بعد خانِ خانان نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے ادھر کا رخ کیا
जहां जानी बेग ने पनाह ले रखी थी। चुनाचे बेहतरीन जंगी सलाहियत का मुजाहरा करते हुए खाने खानान ने मिर्जा जानी बेग की आमदोरफ्त और रसद का रास्ता ही मुनक़ता कर दिया। मिर्जा जानी बेग जब मायूस हो गया तो उसने ठट्ठा में अपने बाप मिर्जा मोहम्मद पाबिंदा बेग को तमाम हालात लिखे और ये तहरीर किया कि हालात निहायत मायूस कुन हैं। मेरा मशवरा यह है कि आप महल वालों और मालो दौलत और खासा खेलों और मुताल्लिकीन को लेकर ठट्ठा से कलाकोट चले जाएं। मैंने आज ही के दिन के लिए कलाकोट के किले की मरम्मत करवाई थी और लोगों को शहर से निकालकर ठट्ठा के हर कूचा बाजार में आग लगा दें। इस तरह जहां तक भी दस्तरस हो, ठट्ठा के अतराफ में जो गांव और कस्बे हैं उन्हें भी जला दिया जाए और हर गांव और शहर में 3 रोज तक मुनादी करा दी जाए कि वहां का हर आदमी आबादी को इस तरह छोड़ दे कि वो ऐसी वीरान बने कि दुश्मन का नशेमन न बन सके। चुनाचे मिर्जा जानी बेग के बाप मिर्जा पाबिंदा बेग ने ऐसा ही किया। 3 रोज तक मुनादी करा दी गई और इस मुनादी के बाद लोगों का ये हाल हुआ कि वो इस कदर जल्दी में मालो असबाब समेटने लगे कि जिस कदर सामान ले जा सकते थे ले गए। फिर भी इस परेशानी और हैरानी में जबकि इंसान को अपना साया भी बारे गरां दिखाई देता है, तमाम उम्र के अंदोखते में से बहुत कुछ छोड़ गए। इस भगदड़ में सामान ले जाने वालों ने किराए इस कदर बढ़ा दिए कि वो सामान ले जाने का किराया सामान का 3रा हिस्सा बल्कि निस्फ मांगने लगे। सामान के किराए को इस कदर बढ़ा हुआ देखकर लोगों ने अपने मालो मता को अपनी हवेलियों और घरों में गड्ढे खोद कर दफन कर दिया था। ठट्ठा को खाली कर देने के बाद वहां के बाशिंदों, जिन्होंने इस शहर को निहायत मेहनत और मशक्कत से आबाद किया था, चारों तरफ से शहर में आग लगा दी। वो शहर जो अपनी खूबियों और लताफत में कभी दुनिया में मशहूर था, लकड़ी के मकानात होने की वजह से 1 माह तक जलता रहा। कुछ लुटेरों और औबाशों की खूब बनाई, जो कुछ जलने से बच रहा उन्होंने खूब लूटा। फिर मुसीबत पे मुसीबत ये थी कि ठट्ठा और गिरदो नवाज से जो लोग कलाकोट के किले की तरफ गए थे, अगरचे वो अपनी जानें तो बचा गए, लेकिन पानी और गल्ले की कमी की वजह से उन्हें वहां भी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां रिहाइश की जगह भी इस कदर तंग थी कि थोड़ी सी जगह में 10-10 खानदान निहायत तंगी से बसर कर रहे थे। लेकिन वो लोग जो किसी वजह से किले में दाखिल ना हो सके, उन्हें उनसे भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और बदमाशों और लुटेरों ने उन्हें खूब लूटा और वो माल जो उन्होंने कुओं और पहाड़ों में छुपा रखा था, पता चलाकर खोद कर ले गए। खाने खानान को जब खबर मिली कि ठट्ठा को आग लगा दी गई है, तो उसने एक नई चाल चली। उसने अपने मनसबदारों को, जिन्हें उसने इधर उधर फैला रखा था, हुक्म जारी किया कि वो मिर्जा जानी बेग के मुख्तलिफ सूबों में हुक्मरानों का मुहासरा कर लें और जिस तरह मैंने जानी बेग का मुहासरा करके उसे महसूर कर रखा है, इस तरह मिर्जा जानी बेग के सारे सूबों के हाकिमों को महसूर कर लिया जाए। चुनाचे ये हुक्म मिलते ही खाने खानान के सारे सालार हरकत में आए। सबसे पहले कला नेरंग कोट की बारी आई। नेरंग कोट का हाकिम उस वक्त मोहम्मद अमान तरखान था। इत्तफाक से मोहम्मद अमान तरखान उन दिनों मिर्जा जानी बेग के पास आया हुआ था। वो शराब पीकर कश्ती में जा रहा था। उसका पांव फिसला और वो दरिया में गिर पड़ा और वहीं फौत हो गया। बेटा बैराम तरखान, जो उस वक्त नेरंग कोट का निगरान था, उससे खाने खानान के आदमियों ने कला छीन लिया। इसके बाद दूसरे कले साकरा की बारी आई। खाने खानान के खिलाफ शाह बेग खान ने साकरा पहुंचकर अबुल कासिम अर्जून को, जो वहां का हाकिम था, मुहासरे में ले लिया और उसको इस कदर तंग और आजिज कर दिया कि साकरा का कला उससे ले लिया। तीसरा कला चाचगाम था। ये सूबा बदीन में था। चुनाचे वहां के हाकिम ने हालात को देखते हुए खाने खानान की इताअत कबूल कर ली थी। इस तरह हर जगह खाने खानान कामयाब और कामरान हुआ। मिर्जा जानी बेग को हर तरफ से खाने खानान की कामयाबियों की इत्तलात मिल रही थी कि नई मुसीबत यह आई कि उन्हीं दिनों उसके वालिद मिर्जा पाबिंदा बेग और उसके बेटे मिर्जा अबुल फताह की वफात की खबर पहुंची। इस खबर ने उसकी दिलशिकनी को और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ खाने खानान ने मिर्जा जानी बेग को इस तरह मुहासरे में लिए रखा कि आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था, जिसका नतीजा ये था कि कोई चीज मिर्जा जानी बेग के लश्कर में पहुंचने ना पाती थी। इसके बावजूद कि मिर्जा जानी बेग के हालात हर तरफ से नामसाइद थे और किस्मत बज़ाहिर उसका साथ छोड़ चुकी थी, मगर उसकी शुजाअत और पामर्दी, अज़्म इस्तिक़लाल की दाद देनी पड़ती है कि उसके अज़्म में मुतलक़न तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं हुआ और वो खाने खानान के मुकाबले के लिए डटा रहा। आखिर खाने खानान के लश्कर ने अपने मोर्चे मिर्जा जानी बेग के लश्कर के इस कदर करीब कर दिए कि दोनों जानिब के लश्करी एक दूसरे से बात कर सकते थे
और एक दूसरे पर पत्थर फेंक सकते थे। ये खिंचाव और तनाव दोनों लश्करियों के दरमियान जारी था, लेकिन ये सूरत-ए-हाल दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। आखिर मुहासरे की शिद्दत से तंग आकर सुलह के लिए आमादा हुआ और उसने खाने खानान को एक अर्जदाश्त भेजी कि मैं सहवन का किला आपके हवाले करता हूँ और फिर ठट्ठा पहुँचने के बाद वापस आकर आपसे मुलाकात करूँगा। इस मौके पर खाने खानान ने मिर्जा जानी बेग की दरखास्त पर गौर करने के लिए उमरा से मशवरा किया। तमाम उमरा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अर्ज किया कि अब मिर्जा जानी बेग की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, इसलिए सुलह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने काम को आज या कल पर पहुंचा चुके हैं और इस सूरत में इसका इम्कान है कि ठट्ठा पहुंचने पर जानी बेग अपनी राय को बदल दे। इस मौके पर खाने खानान ने अपने उमरा को मुखातिब करके कहा, जिस जगह हम क़याम किए हुए हैं, अगर हम यहीं चस्पा रहे तो इसमें एक खराबी तो यह है कि दोनों तरफ के खासे लश्करी कत्ल हो जाएंगे, दूसरे बहुत से लोगों के अहलो अयाल बुरे लोगों के हाथ पड़ जाएंगे और उनकी बेइज्जती होगी। इसलिए हम सुलह करते हैं और मिर्जा जानी बेग को अपने जैसा मनसब पंजहज़ारी शहनशाह अकबर से दिलवाएंगे। इस तरह खाने खानान और मिर्जा जानी बेग के दरमियान सुलह की गुफ्तगू शुरू हो गई। इस सुलह के नतीजे में ये तय पाया कि दोनों फरीकों में जो मुआहिदा हुआ है, इसके तहत दोनों तरफ के लश्करी बगैर किसी तासुब और कीने के एक दूसरे के बाजार में खरीदो फरोख्त करेंगे, ताकि दोनों लश्करियों में खुलूस व मोहब्बत की फ़ज़ा पैदा हो और दिलों में कुदूरत का जंग साफ हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। लोगों के दिलों से एक दूसरे के लिए जो खतरा था वो निकल गया और हर सूबे में खाने खानान के आदमी बेतकल्लुफ घूमने लगे। मिर्जा जानी ने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने अपनी सल्तनत में सारे आमिलों को लिखा कि हर एक किले की जो चाबियां उनके पास हैं, खाने खानान के आदमियों के हवाले कर दी जाएं और चाबियां हवाले करने के बाद वो खुद मिर्जा जानी के पास पहुंच जाएं। सबसे पहले मिर्जा जानी के लोगों ने सहवन का किला खाने खानान के हवाले किया। इसके बाद मिर्जा जानी ठट्ठा की तरफ रवाना हो गया, जबकि दूसरी तरफ खाने खानान ने अपने लश्कर के साथ बरसात का मौसम मौजा सन में गुजारा। इसके बाद वो मिर्जा जानी के मरकजी शहर ठट्ठा की तरफ रवाना हुआ। जब वो फतेह बाग के नजदीक पहुंचा तो मिर्जा जानी ने शानदार अंदाज में खाने खानान का इस्तकबाल किया। इस तरह खाने खानान ने ठट्ठा में चंद रोज तक मिर्जा जानी बेग के पास क़याम किया और इस क़याम के दौरान खाने खानान ने मिर्जा जानी को यकीन दिलाया कि वो अकबर से सिफारिश करके उसके सारे इलाके उसे वापस दिला देगा। इसके बाद मिर्जा जानी खाने खानान को अपनी बंदरगाह दिखाने के लिए ले गया, जिसे उन दिनों बंदर लाहौरी के नाम से पुकारा जाता था। रास्ते में एक जजीरा पड़ता था जिसका नाम मनोरा था। चुनाचे दोनों को ये जजीरा देखने का शौक पैदा हुआ। ये जजीरा बंदर लाहौरी से 20 कोस के फासले पर था। चुनाचे जैसे ही मिर्जा जानी बेग और खाने खानान के साथियों की कश्तियां रवाना हुई, इस जोर का तूफान आया, हवाएं चली कि कश्तियां डगमग करने लगी। चूंकि खाने खानान और उसके लश्करियों को इससे पहले कभी बहरी सफर का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए कश्तियों के डावाडोल होने से उनकी तबीयत खराब होने लगी। इस सूरत हाल को देखते हुए खाने खानान को ये वहम होने लगा कि कहीं मिर्जा जानी बेग इस तूफान की आड़ में उसके खिलाफ कोई साजिश ही तैयार न कर रहा हो। इस मौके पर मिर्जा जानी बेग के कुछ आदमियों ने उसे मशवरा दिया कि ये बेहतरीन मौका है, इसे गनीमत जाना जाए। लिहाजा खाने खानान और उसके सालारों और आम लोगों को समंदर के अंदर कश्तियां डबोकर गर्क कर दिया जाए। गो खाने खानान के खदशात दुरुस्त थे, लेकिन मिर्जा जानी बेग पुरखुलूस था। उसके साथियों ने जब खाने खानान और उसके लश्करियों और सालारों को डबोने का मशवरा दिया तो वो इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा और कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि हम उस अहद को तोड़ दें जो हमने बांधा है। अब तो हमारी जान खाने खानान की जान के साथ है। हमारी कश्तियों को उसकी कश्ती के बराबर किया जाए ताकि हम डूबें तो एक साथ डूबें। जब मिर्जा जानी बेग की कश्ती खाने खानान की कश्ती के बराबर लाई गई तो खाने खानान और भी मुतनब्बे हुआ कि कहीं मिर्जा जानी बेग उसका खात्मा करने के लिए तो अपनी कश्ती उसकी कश्ती के करीब नहीं ला रहा। मगर जब मिर्जा जानी बेग की कश्ती बिल्कुल खाने खानान की कश्ती के करीब आ गई तो मिर्जा जानी बेग अपने 2 खिदमतगारों के साथ खाने खानान की कश्ती में आया और खाने खानान की दहशत और खौफ को कम करने के लिए उसने दिलचस्प बातों और शेर व शायरी का सिलसिला शुरू कर दिया। यहाँ तक कि तूफान का जोर कम हो गया और कश्तियाँ साहिल पर जा लगी। कुछ देर तक मिर्जा जानी बेग के यहाँ क़याम करने के बाद खाने खानान अगला कदम उठाना ही चाहता था कि इसी दौरान अकबर की तरफ से उसे हुक्मनामा मिला कि दौलत खान लोधी को मफतूहा इलाकों का हाकिम मुकर्रर करके खाने खानान अकबर की खिदमत में हाजिर हो जाए।
چنانچہ یہ حکم ملتے ہی خانے خانان اکبر کی طرف روانہ ہوا اور مرزا جانی بیگ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔